तो गाइस सॉरी अगेन, मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था पिछली वीडियो को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है देन डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। मुझे जाना पड़ा था कहीं। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना वापस से प्रीवियस पेपर एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। ये रहा हमारा, व्हाई इट्स नॉट ऑन द टॉप। आई थिंक I have to keep it side. सो गाइस ये है हमारा। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं और 9th क्वेश्चन कह रहा है, या 3 स्टेटमेंट है। पहली है सिंबल टेबल इज एक्सिस्ट ओनली ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्स एनालिसिस। पहली स्टेटमेंट ये है। सेकेंड स्टेटमेंट है कंपाइलर्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट रिकर्सिव necessarily need heap storage for memory allocation in the runtime environment. And third है error violating the condition any variable must be declared before its use or detected during the syntax analysis. तो सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आपको 2 टर्म्स के बारे में बताना चाहिए। पहला है लेक्सिकल एनालिसिस और दूसरा है सिंटैक्स एनालिसिस। सो गाइस सिंबल टेबल की बात करें तो सिंबल टेबल्स में हमारे क्या आते हैं, सारे वेरिएबल्स के नेम आते हैं, फंक्शंस नेम आते हैं। और वहीं इसमें बोला है कि जो ये सिंबल टेबल है ये एक्सेस की जाती है लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस से। तो लेक्सिकल क्या होता है एनालिसिस, ये होता है कंपाइलर का फर्स्ट फेज, जिसमें जो सारे सिंटैक्स होते हैं उनको ब्रेक करके और बिना स्पेस के फिर एनालाइज किया जाता है। और दूसरा है हमारा सिंटैक्स एनालिसिस। इसमें ये होता है सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, और इसमें जो हमारे इनपुट होता है उसको देखा जाता है कि ये करेक्ट सिंटैक्स में है नहीं है। तो सिंबल टेबल का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। ठीक है। और दूसरा है compilers for programming language that support a recursively necessary need a heap storage for memory allocation. और अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कि बोल रहा है कि कंपाइलर्स के टाइम ये हीप की स्टोरेज यूज़ करता है नहीं करता है। तो गाइस ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कंपाइलर्स जो हीप स्टोरेज होता है ये यूज़ होता है जब एग्जीक्यूशन होता है। यानी कि कंपाइल के टाइम हीप स्टोरेज यूज ही नहीं होता है। हीप स्टोरेज एलोकेट करते हैं जब कोड हमारे जो प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। और थर्ड वाली है कि एरर वायलेटिंग द कंडीशन एनी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज आर डिटेक्टेड यू ड्यूरिंग द सिंटैक्स एनालिसिस। अब क्या होता है यूजली सिंटैक्स एनालिसिस को सुन के जो बच्चे क्या होते हैं वो इसको करेक्ट वो मानेंगे स्टेटमेंट, लेकिन जो सिंटैक्स एनालिसिस होता है ये सिर्फ इनपुट के सिंटैक्स को चेक करता है, ना कि पूरे कोड के सिंटैक्स को चेक करता है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए जो ऑप्शन होगा इसके लिए वो होगा हमारा डी का। फाइन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ आई थिंक कंप्यूटिंग है शायद। तो इसमें हमें लैंग्वेज गिवन है, ये कंप्यूटिंग है शायद, थियोरी ऑफ कंप्यूटिंग टीओसी का कोर्स था शायद, उसमें था ये मैंने पढ़ा था। इसमें लैंग्वेज गिवन है और ए एन, और जो इसकी कंस्टेंट दे रखे हैं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहीं ए की पावर एन एंड बी की पावर एन, और दोनों अब इसमें क्या दे रखा है कंडीशन की अगेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें बोला है कि एल ट्रू कब होता है, दोनों की कंडीशन क्या है कि दोनों का यूनियन इसकी लैंग्वेज है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो सबसे पहले बताना है कि एल क्या डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री है। दूसरा है कि एल, ये स्टेटमेंट दे रखी है एल इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री, या फिर एल इज एल के फॉर एनी के। ठीक है। तो ये इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है
ये किसी भी हालत में सपोज, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है, सपोज ये है हमारी, ये पेन सही से चल नहीं रहा है। सपोज ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो इसमें होगा इतना पार्ट डिटर्मिनिस्टिक, और इसके अंदर आता है हमारा रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है हमारी डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज, यानी कि जब अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी तो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री तो जरूर होगी। अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होगी। समझ रहे हो? तो यानी कि जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, एंड ये तो ट्रू है फर्स्ट वाली। एंड सेकंड वाली, L इज नॉट डबल L K फॉर एनी K, सो ये वाली भी ट्रू है, क्योंकि जो ये डबल L है यानी कि दो लैंग्वेज है अगर आपस में हो जाए, सो ये दोनों ट्रू नहीं हो सकती, यानी कि दोनों बराबर नहीं हो सकती एक दूसरे के। इसलिए जो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। सो कंसिडर द एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी टू अ न्यू प्रोसेस। अगेन ओएस का क्वेश्चन आ गया। assume that none of the existing holes in the memory will exactly fit the process memory requirement. So अभी एक नया प्रोसेस है जिसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, एंड तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको मैं। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक प्रोसेस न्यू प्रोसेस के लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं और कोई भी जो जितने सारे होल्स हैं हमारे मेमोरी में, कोई भी होल्स उस प्रोसेस की मेमोरी की रिक्वायरमेंट को फिट नहीं कर पाते हैं, देन एक न्यू होल बनाया जाएगा स्मॉलर साइज का, जो कि उसमें जो हमारे न्यू प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट है कि द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय द नेक्स्ट फिट, यानी कि जो पहला होल बनाया जाता है पहले फिट के लिए हमेशा ग्रेटर होता है दूसरे जो नेक्स्ट होता है नेक्स्ट प्रोसेस के होल के लिए। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह फॉल्स है, क्योंकि जो प्रोसेस होगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं, डजंट मीन दैट कि उसकी रिक्वायरमेंट पहले वाले की रिक्वायरमेंट से जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम ही हो हमेशा। दूसरा है हमारा कि द होल क्रिएटेड बाय द वर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा कि जो अगर वर्स्ट फिट हो तो हमेशा लार्जर साइज की वजह से होता है, या ये स्मॉल साइज की वजह से हो सकता है। क्योंकि अगर सपोज एक होल यानी कि छोटा होल है और मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, देन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब क्या है, सेकंड भी फॉल्स है। अगर सी की बात करें, द होल क्रिएटेड बाय द बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट, तो ये सही है। क्योंकि गाइस अगर कोई भी एक नया तो जो बेस्ट फिट होता है, बेस्ट फिट कब होता है? जब साइज रिक्वायरमेंट जो मेमोरी का जो प्रोसेस के मेमोरी का रिक्वायरमेंट है वो और जो मेमोरी में होल है दोनों सेम साइज के होंगे, तभी फिट बैठेंगे। अगर कोई लार्जर साइज का है देन उस साइज जो न्यू हमारा होल है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से जो ये सी ऑप्शन है यही करेक्ट होना चाहिए, और यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फॉर अ सिस्टम यूजिंग द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है? अब ये है हमारा क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का। ठीक है, तो इसमें हमें फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है कि रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू अ रेडी स्टेट, फाइन, एंड द रेडी प्रोसेस
can move to the running state. No, the block process can move to the running state. एंड तीसरा है द ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू द रेडी स्टेट. अब ये आता है कि प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग होती कब है. ये होता है जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाता है. ठीक है, तो ये कब होता है, रेडी स्टेट में स्विच कब करता है, जब बस्टिंग टाइम हमारा, अगर प्रोसेस का बस्टिंग टाइम जो सीपीयू साइकिल से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, उस प्रोसेस को वापस से रेडी स्टेट में डाल देते हैं, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होता है. तो ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कब होती है, जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में स्विच करता है. ठीक है, तो एक तो ये होगा, एक ये होगा. लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉक प्रोसेस इज रनिंग टू द द ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू द रनिंग स्टेट. ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ रनिंग स्टेट आ रही है और ब्लॉक प्रोसेस से. सो रेडी स्टेट का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें. तो ये तो देयर इज नो चांस कि ये ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू होगा. और इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडी स्टेट से ये रनिंग स्टेट में आ रहा है और देयर इज अ चांस कि ये वापस से रेडी स्टेट में जाए, इसलिए इस ऑप्शन को भी ट्रू माना जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा सी होगा. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डेटाबेस का. एंड इसमें हमें एक क्वेरी दे रखी है और इसमें बताना है कि ये कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करेगा. तो सबसे पहले क्या कर रहा है ये एस, यानी कि जो टेबल है एस का सीरियल नंबर, यानी कि इसका सीरियल नंबर और इसका एस नेम सिलेक्ट कर रहा है. फाइन. फ्रॉम द सीरियल नंबर एंड सीरियल और एस नेम ये ले रहा है फ्रॉम सप्लायर एस एंड कैटलॉग सी, यहाँ से और यहाँ से सप्लायर से. फाइन. एंड सेकंड क्या है, अब इसमें कंडीशन क्या दे रही है कि इफ सीरियल नंबर एस और सी के बराबर हो. तो सीरियल नंबर किसमें बराबर आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है. फाइन. इसके साथ भी आ रहा है इसका, और इसके साथ भी आ रहा है. एक और कंडीशन दे रखी है, वो देख लेते हैं क्या है कंडीशन. कि जो कॉस्ट है उसमें एक और क्वेरी आ गई है कि सिलेक्ट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम द कैटलॉग्स वेयर द पीएन नंबर इज P4 ग्रुप बाय पीएन नंबर. तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पीएन जो P है ये 4 लेगा और इसमें क्या आता है हमारा अलमीरा पीएन नंबर, पी नेम. ठीक है. सो गाइस करना क्या है, अब क्या करना है, जो पी नंबर है अगर P4 है तो इनके जो एवरेज कॉस्ट होगा उनका एवरेज निकालना होगा. तो P4 किस में आ रहा है हमारा, एक इसमें आ रहा है 200 में, ये 200 आ रहा है, और एक आ रहा है हमारा P4 250. अब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा हमारा 225. एवरेज कॉस्ट आ गया. अब इसमें देखना है कि एवरेज कॉस्ट, एक कंडीशन और दे रखी है कि कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन जो एवरेज है कॉस्ट ऑफ पी नंबर इक्वल टू P4. ठीक है. सो मतलब क्या है, 225 से जो कॉस्ट ज़्यादा है वो वाले लेंगे हम. तो कौन सा है 225 से, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है. और सीरियल नंबर भी सेम है. सीरियल नंबर आप इससे मैचिंग कर सकते हैं सप्लायर से. S1 तो आ नहीं रहा, कोई नहीं. S2 है, S2 किसके साथ मैच हो रहा है, एक इसके साथ. तो यानी कि हम ये दोनों कैटलॉग्स के सीरियल ले सकते हैं. हम कैटलॉग क्या प्रिंट कराना में, हाँ सीरियल नंबर प्रिंट कराने, यानी कि S2 और S3. और इसमें हम एस नेम्स प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि मिसेस बालाजी फर्नीचर एंड मिसेस प्रीमियम फर्नीचर. तो इसमें कितने रो प्रिंट करेंगे, 4 रो प्रिंट करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा 4. अंडरस्टूड. सो ऐसे हम DBMS के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी को देखते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और एनालाइज करते हैं. देन फाइनली आप जब अच्छे से एनालाइज करोगे तो लास्ट में आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द supporting many to one relationship in of a weak entity set in a entity relationship diagram। तो relationship diagram अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि many to यानी कि many to one शो करने के लिए हम डायमंड विद डबल बोल्ड बॉर्डर यूज करते हैं, तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। My camera is not fitting perfectly. So now the next question is, consider the following statement about the functionality of the IP based router। ठीक है, और यहाँ तीन स्टेटमेंट करके सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इसमें। इसमें बताना है कि अगर एक IP बेस्ड राउटर की फंक्शनैलिटी की स्टेटमेंट है, हम राउटर डजंट मॉडिफाई द IP पैकेट्स ड्यूरिंग द फॉरवर्डिंग। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द राउटर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इम्प्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड थर्ड ऑप्शन है इसमें, a router should resemble IP fragment if MTU of outgoing link is larger than the size of the incoming IP packet। तो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो पहला है कि a router doesn't modify the IP packet during the forwarding, तो ये completely false है। राउटर्स होता है वो मॉडिफाई कर सकता है IP के पैकेट्स को या फिर IP के पैकेट्स को ड्यूरिंग द फॉरवर्डिंग। तो ये ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है पहले से ही फॉल्स है। दूसरी है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द राउटर टू इम्प्लीमेंटिंग एनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, या ये ट्रू है क्योंकि राउटर्स को ज़रूरी नहीं होता कि कोई प्रोटोकॉल्स को वो इम्प्लीमेंट करेगा डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए या फिर इंटरनेट को फॉरवर्ड करने के लिए। सो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारी। एंड थर्ड है हमारी राउटर शुड रिजेंबल IP फ्रेगमेंट। ये क्या है भाई, राउटर्स को क्यों जरूरी है रिजेंबल करना IP फ्रेगमेंट? तो ये भी फॉल्स है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, आई ओनली होना चाहिए, सेकंड ओनली होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वर्स्ट, क्या क्वेश्चन है, what is the worst case time complexity of inserting an element into the empty linked list if the linked list need to be maintained in a sorted order। यानी कि पहले से ही किसी लिंक लिस्ट को सॉर्टेड होना है और हमें n एलिमेंट्स उसमें डालने हैं, इंसर्ट करने हैं, और एम्प्टी लिस्ट है, तो इसके लिए जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी। सो गाइस, ये तो ऑब्वियस है कि किसी भी लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले लिंक लिस्ट को मैं एलिमेंट्स ऐड करने हैं, शॉर्टिंग के बारे में बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको n तो ऑर्डर लगेगा, यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इंसर्ट करने के लिए वो n तो होगी। उसके बाद आता है शॉर्टिंग का टर्म्स, कि शॉर्टिंग में कितना टाइम लगेगा। सो जैसे ही एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे एक एक ऑपरेशन होता जाएगा, ठीक है। जितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे उतने ही ऑपरेशन होंगे, यानी कि क्या होगा, इंसर्ट करना एलिमेंट को और साथ साथ में शॉर्टेड करना, दोनों की जो कॉम्बाइन हमारी वो होगी कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगी हमारी थीटा n स्क्वायर। तो ऑप्शन सी। तो भाई सिंपल होगा, इसमें कुछ नहीं करना हमें। बेसिकली क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ, एक फॉर्मूला होता है वो आपको अप्लाई करना है कि तो कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n की पावर स्क्वायर और माइनस n, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n का स्क्वायर, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने तरह के हैं 3, तो जस्ट पुट द वैल्यू। तो यानी हो जाएगा हमारा ये 3 का स्क्वायर माइनस n अपॉन में 3 का स्क्वायर। सो पुट करना है बस हमें वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा
टू की पावर 9, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 9 माइनस 6 हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में टू की पावर 9, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 8, जब वैल्यूज निकालोगे गाइस इसका आएगा 0.125। सिंपल है। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा 0.125। सो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस में कि लेट G बी द ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट्स, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द सब ग्रुप ऑफ G अदर देन G इटसेल्फ इज। तो हमें बताना है कि G का सब ग्रुप, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप जिसका सबसे ज़्यादा पॉसिबल हमारा साइज हो सकता है। तो 35 से हम क्या निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स का सब ग्रुप मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है इसका। तो इसका हो सकता है सब ग्रुप 7, हाँ 7 होगा। तो इसका आप आंसर 7 ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, द मल्टीप्लेक्सर इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्रुप ऑफ 32 registers and accumulator to the regulate data movement such that any given point in a time the content of only one register will move to the accumulator, the minimum number of select lines needed for the multiplexer। so ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। so इसका आंसर आप डायरेक्ट एक से निकाल सकते हैं, 32 रजिस्टर्स, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जो ये पावर होती है ये हमें बताती है द मिनिमम नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स नीडेड फॉर द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं ऐसे। तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं उसको देखना हमें 2 की पावर में कितने नंबर में आता है। जो ये n होता है ये बताता है हमारा कितने लाइंस लगती है मल्टीप्लेक्सर को, क्योंकि जो एक्यूमुलेटर है वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, यानी कि ट्रैक कर रहा है डेटा मूवमेंट को। सो इसका आंसर आ गया हमारा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if there are m input line and n output line for the decoder that is used to uniquely address a byte assemble 1 KB RAM, the minimum value of m plus n will be क्या कर रहा है, हाँ। सो इनपुट लाइन्स है इनपुट, जो इनपुट है वो m लाइन्स है और आउटपुट है n लाइन्स है फॉर डिकोडर। और जो एड्रेसेबल यानी कि हम 1 KB मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, 1 KB रैम यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n क्या होगा। तो सिंपल आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन में गाइस करना क्या है बेसिकली, क्योंकि इसमें बोला है कि हमें एड्रेसेबल है 1 KB रैम, तो आउटपुट कितना होगा हमारा। सो आउटपुट होगा इसमें, लेट मी सेलेक्ट द पेन। सो आउटपुट होगा हमारा 2 की पावर 10 एड्रेसेबल लाइन, यानी कि 1024, और जिसकी वजह से जो इनपुट लाइन होगी वो कितनी होगी हमारी 10। तो टोटल लाइंस कितनी होगी गाइस, हमारी टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी 1024 प्लस 10, और ये हो जाएगा हमारा 1034। अंडरस्टूड। तो आंसर होगा हमारा 1034। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डायरेक्ट मैप्ड कैशे ऑफ 1 MB हैज अ ब्लॉक ऑफ साइज 256
The cache has a access time of 3 ns and a hit rate of 94%. During the cache miss, it takes the 20 ns to bring the first word of the block from the main memory, and while each subsequent word takes a 5 ns. So the word size is 64 bits. The average memory access time in a ns. So हमें बताना है कि ये एवरेज मेमोरी एक्सेस कितनी होगी, वो भी ns में, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस में, राउंड ऑफ में. तो कैसे करेंगे? तो यानी कि गाइस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्ड साइज है वो है हमारा 64 बिट. सॉरी, चेक द. तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ड साइज है वो है हमारा 64 बिट्स. और वहीं अगर ब्लॉक साइज की बात करें तो ब्लॉक साइज दे रखा हमारा 256. फाइन. सो और क्या गिवन है हमें? तो जिससे वजह से क्या हो जाएगा कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक क्या होगा. आई थिंक आई शुड यूज तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्लॉक साइज हो जाएगा हमारा 256 अपॉन में. अगर वर्ड साइज को ये बिट्स में दे रखा हमें, इसको उसमें बदलना पड़ेगा बाइट्स में, तो ये हो जाएगा हमारा 8. डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा, ये होगा हमारा 32 हाँ 32 वर्ड्स आ जाएगा, यानी कि एक ब्लॉक में 32 वर्ड्स होते हैं. अब क्या करना है हमें? सो यानी कि अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसे मिटा देता हूँ मैं थोड़ा पार्ट, ये वाला पार्ट. सो इसमें गिवन है कि जो 3ns है फॉर हिट रेट ऑफ 94% डेटा के लिए. तो मतलब क्या है, तो टाइम क्या होगा हमारा, बेसिकली जो टी होगा हमारा वो होगा हमारा 3 इंटू 0.94. और वहीं जो बचा हुआ हिट रेट है, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो क्या होगा हमारा 0.1 माइनस 0.94 यानी कि 0.06. और मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 प्लस, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में गिवन है जो फर्स्ट वर्ड होता है वो लेता है 20 ns. ये लिखा हुआ ना, फर्स्ट वर्ड लेता है 20 ns, और वहीं जो रेस्ट 31 वर्ड्स है वो लेते हैं 5 ns सब्सिक्वेंट. ठीक है. तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 20 एंड प्लस 31 मल्टीप्लाई 5. एंड जब इसे सॉल्व करोगे गाइस तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 13.5. ठीक है. तो इसका आंसर होगा 13.5 इन ns. तो ऐसे फाइंड होगा. तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें हमारे OS के. सो OS का पार्ट कभी मिस मत करना. ये मेरी भी कमजोरी थी शुरू से ये. सो OS डिफ़िकल्ट होता समझने के लिए. अगर अच्छे से थोड़ा ध्यान से शांति में बैठ के पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एकांत चाहिए होता है इसके लिए. एंड तो आंसर क्या है हमारा 13.5. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रामिंग का, सी प्रोग्रामिंग का, और इसमें बताना है हमें. तो भाई ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, ध्यान से देखना. तो हमें इसमें 2D एरे दे रखा है और हमें फाइंड करना है कि जो ये प्रिंट कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली द आउटपुट क्या होगा इसका. सो ये आउटपुट थोड़ा अजीब सा दे रखा है क्योंकि इसमें पॉइंटर्स यूज़ कर रखे हैं, एंड पॉइंटर्स की वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है. तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसे आप जो ये ए है इसकी एड्रेस वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, या फिर डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मैं डाल सकता हूँ इसमें. इसे देखना, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि पेन सही से चल नहीं रहा है. सो एस्ट्रिक हो गया हमारा, पॉइंटर हो गया, फिर पॉइंटर, एंड
फिर क्या है वैल्यू, एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक है, उसके बाद है a, फिर +2, उसके बाद +3, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, ठीक है ये ब्रैकेट है। अच्छा ये ब्रैकेट उसके है, फाइन। तो एक ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब क्या आ रहा है इसमें, अब ये जो एस्ट्रिक है इसको एस्ट्रिक रहने देते हैं, जो ये पॉइंटर है इसको भी पॉइंटर रहने देते हैं अभी, और जो ये ए है इसकी जगह रख देंगे 1000। 1000 यानी कि हम इसकी स्टार्टिंग जो एड्रेस है या फिर बेस एड्रेस है इस एरे का 100,000 रखते हैं, एंड प्लस जो ये क्या बोलते हैं पॉइंटर्स है, डबल पॉइंटर्स है 1000, एंड प्लस 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, सॉरी क्लोज, +3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गाइस, क्योंकि हाँ क्योंकि अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा पॉइंटर्स, एंड पॉइंटर्स 1000, फिर प्लस, और ये बन जाएगा हमारा 3। अब ये 3 क्यों बन गया मैं बताता हूँ। सो ये 3 बना इसलिए क्योंकि 100,102 विल बी 3, ठीक है। ये एड्रेस किसका होगा, 1002 एड्रेस किसका होगा, 3 का होगा एड्रेस, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। एंड फिर आते हैं हम इस पर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आते हैं हम। सो ये हो जाएगा हमारा स्टार, ये पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर स्टार बोलो, फिर आता है पॉइंटर, और ये हो जाएगा 103, एंड ये हो जाएगा 103, फिर ये 3। क्या करेंगे, सो अब कह सकते हैं हम इसमें कि इसकी जो 4th रो है वो सिलेक्टेड हो गई है। सो यानी कि एक पॉइंटर हटा देंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 1003, एंड फिर +3, उसके बाद आगे जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा 3 एंड 3। तो ऐसे फाइंड करते हैं 2D एरे में पॉइंटर से इंडेक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी एड्रेस हमने वैल्यू पुट कर दी 300,000, और यहाँ से हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि जो इसका इंडेक्स होगा वो A33 होगा, और A33 आप फाइंड कर सकते हैं इसमें क्या होगा, A33 होगा यानी कि A44। तो इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो यानी कि इसका वैल्यू होगी हमारी 90, तो आंसर होगा हमारा इसमें 90। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।